पहला क्वेश्चन है कि जो राइट हैंड थंब रूल है इससे हम लोग क्या निकालते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। जैसे राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि यदि आप अपने दाहिने हाथ से किसी विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका जो अंगूठा जो है ये मतलब धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हाँथ उंगली के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करता है। बताइए तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से क्या निकालते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बल या गति की दिशा निकाला जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त का नियम है उससे हम लोग मतलब चालक की गति की दिशा या बल की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहता है कि यदि आप अपने बाएं हाथ के 3 अंगुली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को मतलब इस प्रकार फैलाए हुए हैं कि तीनों परस्पर एक दूसरे से लंबवत हो और आपका तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और मध्यमा जो है आपको प्रेरित विद्युत धारा की ओर संकेत करता हो, तो आपका अंगूठा जो होगा ये चालक की गति की दिशा अर्थात बल की दिशा का संकेत करेगी। और बताएगा और फ्लेमिंग के बताएगा दक्षिण हस्त नियम जो होता है फ्लेमिंग का, उससे हम लोग क्या निकालते हैं? उससे दक्षिण हस्त नियम से उससे विद्युत धारा का दिशा। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकालते हैं। ये आपको फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम अर्थात राइट हैंड थंब रूल जो है ये कहता है कि मतलब अगर तर्जनी जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का संकेत करता हो और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा का संकेत करता हो, तो मध्यमा जो है ना आपको ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का संकेत करेगी। अगला क्वेश्चन है इस तरह ये देखे कि मतलब जो ये तीनों हो गया, जैसे राइट हैंड थंब रूल से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से चालक की गति की दिशा या बल की दिशा हो गया, और फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है उससे हम लोग ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे की तार की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका। ठीक है, इसको परिनालिका कहते हैं। बताया था किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है, एक समान होता है। बताएगा तब परिनालिका के भीतर जो उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग जो है किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। बताइएगा इस प्रकार जो चुंबक बनता है उसको क्या कहते हैं? ये विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक कहते हैं इस प्रकार के चुंबक को। बताइएगा तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है क्या होता है? किलोवाट घंटा। सही है, विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है यह किलोवाट घंटा होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है? ये हो जाएगा आपको 3.6 × 10⁻⁶। सही है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। बताइएगा तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारे जो आपको है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। बताया था वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? ये भी अपवर्तन के कारण होता है। सही है, ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। बताइएगा तो ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश नीला दिखाई देता है, ये भी प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बताइएगा तो सिल्वर की वस्तुएं काली मतलब हो जाती है किस कारण से? काली हो जाती है सिल्वर सल्फाइड के कारण। ठीक है, सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण, क्योंकि सिल्वर अर्थात चांदी जो होता है वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है, इसलिए सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। बताइएगा तो कॉपर की वस्तुएं जो है काली हो जाती है, ये किसके कारण होता है? कॉपर की वस्तु काली हो जाती है ये कॉपर ऑक्साइड के परत बनने के कारण होता है। बताइएगा तो कॉपर की जो वस्तुएं है ये हरी किस कारण से हो जाती है? ये कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट के कारण। ठीक है, कॉपर की वस्तुएं जो हरी हो जाती है ये कॉपर कार्बोनेट की परत बनने के कारण होता है। बताइएगा तो ये पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? पानी में आर्सेनिक विष के कारण
आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक बीमारी होता है। केराटोसिस ब्लैक फुट नामक जो चर्म रोग होता है ना, ये भी आर्सेनिक के कारण ही होता है। ठीक है। बताएगा था ये एस्बेस्टस के रेशे से युक्त जल पीने से मतलब कौन सा जानलेवा रोग होता है? ये होता है एस्बेस्टोसिस। सही है, एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग होता है जो फेफड़े के कैंसर का एक रूप है। ठीक है। बताएगा था ये मिनीमाता जो रोग है ये किसके कारण होता है? पारा युक्त जल पीने से हो जाता है। ठीक है, पारा युक्त जल पीने से आपको मिनीमाता रोग हो जाता है। बताएगा था इटाई नामक रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? ये कैडमियम के कमी के कारण, अधिकता के कारण, जल में कैडमियम की अधिकता के कारण आपको इटाई नामक रोग हो जाता है। ठीक है। बताएगा था पेयजल में किसकी अधिकता के कारण से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है? नाइट्रोजन की अधिकता से। सही है, पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव रुक जाता है, जिससे शरीर नीला पड़ जाता है और बच्चा जो होता है उसका मृत्यु हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि ब्लैक फुट नामक जो चर्म रोग होता है ये आर्सेनिक के कारण होता है। बताएगा तो एनीमिया हो गया आपका, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़े में जो नीलापन होता है ये जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? ये सीसा की अधिकता के कारण होता है। क्वेश्चन ये था कि जो एनीमिया हो गया आपका, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़े में जो नीलापन होता है ये सब प्रभाव जल में सीसा के अधिकता के कारण होता है। बताया था बिहार राज्य के आधे से अधिक जिलों में के भूगर्भीय जलों में किसकी मतलब मात्रा अधिक होती है? ये तो है आपको जगह फ्लोराइड और आयरन की। ठीक है। फ्लोराइड और आयरन की मात्रा अधिक होती है। बताया था कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न है। सही है, पंप, पुन और रन्न को कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य पंप, पुन और रन्न को कहा जाता है। बताए और तमिल साहित्य का त्रिरत्न हो जाएगा आपका कंबन हो गया, ओट्टक कुट्टन और पुगलेंदी। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, जैसे हो जाएगा कंबन है पहला, दूसरा है ओट्टक कुट्टन और तीसरा हो जाएगा पुगलेंदी हो जाएगा। बताया था महाबलीपुरम के जो एकाशम मंदिर है जिसको हम लोग रथ मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण कौन करवाया था? ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। और नरसिंहवर्मन जो थे ये पल्लव वंश के शासक थे। बताया था पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक ये सिंह विष्णु था। ठीक है ना। अब पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, अर्थात तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। बताएगा था ये पल्लव वंश का जो अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक तो ये सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। अंतिम शासक हो जाएगा आपको कंप वर्मा हो जाएगा। ठीक, कंप वर्मा। बताएगा था ये ओडिशा में जो कोणार्क मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण कौन करवाए थे? नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, ओडिशा के जो कोणार्क मंदिर है जिसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम करवाए थे जो कि गंग वंश के थे और यह 13वीं शताब्दी में करवाए थे। जबकि नरसिंहवर्मन प्रथम जो थे ये आपको महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। उथा नरसिंहवर्मन प्रथम और ये नरसिंहदेव प्रथम है। ये पल्लव वंश के थे नरसिंहवर्मन प्रथम और ये नरसिंहदेव प्रथम आपको हो जाएगा गंग वंश के थे। बताएगा तो कांची में जो कैलाशनाथ का मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाए थे? कांची में कैलाशनाथ का मंदिर ये करवाए थे नरसिंहवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन था जो कांची में जो कैलाशनाथ का मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाए थे? तो आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन द्वितीय करवाए थे। ये कांची में जो कैलाशनाथ का मंदिर है इसी को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है। पल्लव राजा और रानियों की जो आदमकद तस्वीरें लगी हुई है ये आपको इसी मंदिर में लगी हुई है, मतलब कैलाशनाथ के मंदिर में। और ये नरसिंहवर्मन द्वितीय जो थे ये महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय करवाए थे। और कांची में मुक्तेश्वर मंदिर या बैकुंठ पेरुमल का जो मंदिर है ये भी नरसिंहवर्मन द्वितीय करवाए थे।
अब बताइएगा तो 10 कुमार चरित्र के जो लेखक है दंडी, ये किसके दरबार में रहते इसे थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। सही है। 10 कुमार चरित्र के जो लेखक है दंडी, ये आपको नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। बताइएगा तो तंजौर में जो राजराजेश्वर का शिव मंदिर है, ये कौन बनवाए थे? ये राजराजेश्वर का नाम से ही नाम से है ये राजराज प्रथम करवाए थे। तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाए थे। बताइएगा तो ये चोल शासक थे। बताइएगा तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक, ठीक है, चोल वंश का संस्थापक आपको विजयालय हो जाएगा। और चोल वंश की जो राजधानी थी ये तंजौर या तंजावुर थी। बताइएगा तो तंजावुर का वास्तुकार कौन था? ये वास्तुकार ये आपको या कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। ये तंजावुर का वास्तुकार कौन था? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। बताइएगा तो ये किस चोल राजा के समय मतलब श्रीलंका पर आक्रमण किया गया था? ये राजराज प्रथम के समय। और श्रीलंका मतलब चोल राजा राजराज प्रथम ने ये श्रीलंका पर आक्रमण किए थे। तो उस टाइम जो श्रीलंका का जो राजा था ये महिम पंचम था, वो श्रीलंका को मतलब छोड़कर उसका दक्षिणी राज्य जो था, ये आपको दक्षिणी जिला जो था रोहन, वहाँ भाग गया था, मतलब शरण लिया था उधर जाके। बताइए तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया मंडल, नया प्रांत बनाया था। उसका नाम क्या दिया था? उसका नाम दिया था मुमीर चोल मंडलम नाम दिया था। मुमीर चोल मंडलम नाम दिया था। मतलब किस चोल राजा ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? राजराज प्रथम। बताएगा तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस चोल राजा के समय हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय। मतलब क्वेश्चन ये है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था, ठीक है ना, और गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था। जैसे देख ले, जैसे ये आपको चोल राजा हो गया, तमिलनाडु में था, यहाँ से आपको बंगाल आ जाइए, ठीक है ना, इतना मतलब यहाँ पर बंगाल को आकर बंगाल के जो पाल शासक थे महिपाल, उसको पराजित करके कौन सा उपाधि धारण किया था? गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण किया था। बताइएगा तो चोल प्रशासन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। जैसे चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। बताइएगा तो संपूर्ण चोल साम्राज्य जो था ये कितने मंडलों में विभाजित था? 6 मंडल। बताइएगा तो चोल काल में भूमि कर जो था उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/3 हुआ करता था। बताइएगा तो चोल काल में सड़कों की जो देखभाल है ये कौन करता था? कौन सी समिति करती थी? ये सड़कों की बागान समिति करती थी। बताइएगा तो चोल काल का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था ये कौन था? सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ये आपको कावेरी पट्टनम मिलेगा। बताइएगा तो ये एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ये कौन बनवाया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश कृष्ण प्रथम बनवाए थे। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि कांची में जो कैलाश नाथ का मंदिर था उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय बनवाए थे, जबकि एलोरा में जो कैलाश मंदिर है इसको कृष्ण प्रथम बनवाए थे। कृष्ण प्रथम जो थे राष्ट्रकूट वंश के थे। बताइएगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपको दंती दुर्ग हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत हो जाएगा। बताइएगा कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये सुन लीजिएगा। कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये राष्ट्रकूट शासक, पाल शासक और प्रतिहार वंश, मतलब ये तीनों के बीच हुआ था, जिसमें से राष्ट्रकूट शासक जो आपका था ध्रुव, इसने पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। ठीक। बताइएगा तो एलोरा और एलिफेंटा जो गुहा मंदिरों का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किस वंश के द्वारा किया गया था? एलोरा और एलिफेंटा ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। बताया था वेल्लूर में जो चिन्ना केशव का मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वेल्लूर में जो चिन्ना केशव का मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण विष्णुवर्धन किया था और 1117 में किया था। विष्णुवर्धन जो थे ये होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन, और होयसल वंश की अगर राजधानी पूछे तो द्वार समुद्र हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बताया कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाए थे? ठीक है, कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा किया गया था। और ललितादित्य मुक्तापिंड जो हो जाएगा ये कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। ठीक है ना, कारकोट वंश का संस्थापक आपको हो जाएगा दुर्लभवर्धन। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश का कालक्रम मतलब बताइए, तो कश्मीर पर 3 गो वंश शासन किया था। पहला कौन था? पहला हो जाए कारकोट वंश, उसके बाद है उत्पल वंश, तीसरा हो जाएगा लोहार वंश। याद रखने का ट्रिक हो जाएगा जैसे कपल याद रखिए, क प ल, क से हो जाएगा कारकोट वंश, प से हो जाएगा उत्पल वंश मतलब पल पल, प अल पल है तो उत्पल वंश, और लास्ट में ल है तो लोहार वंश। ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताया था हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? ये सबसे शीतल ओरियन नेबुला कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहते हैं। बताया गया था सौर मंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाले जुड़वा पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? इसको प्लेनेमस कहते हैं। बताया गया था एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है उसका नाम क्या है? नंगी आंखों से देखने फोरवेस्टा हो जाएगा। बताया गया था ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होता है? 11:5। सही है, 11:5 होता है। बताया गया था उपसौर की तिथि मतलब किस दिन होती है? 3 जनवरी। ठीक है, उपसौर की जो तिथि होती है आपको 3 जनवरी को होती है। और इस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है न्यूनतम होती है जो कि 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। बताया गया था अपसौर की तिथि कब होती है? 4 जुलाई। ठीक है, अपसौर की तिथि आपको 4 जुलाई को होता है। और इस दिन सूर्य और पृथ्वी का जो बीच का दूरी होता है अधिकतम होता है और 15.21 किलोमीटर। ठीक है, और 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होता है। बताया गया था नॉर्वे का जो तट है ये किस प्रकार के तट का उदाहरण है? नॉर्वे का तट हो जाएगा ये, नॉर्वे का तट आपको फियर्ड तट का उदाहरण है। ठीक है। बताया गया था यूरोप का बाल्टिक तट जो है किस प्रकार के तट का उदाहरण है? ये हैफा तट हो जाएगा। बताया गया था गुजरात का जो काठियावाड़ तट है ये किस प्रकार के तट का उदाहरण है? समुद्री कौन सा? निर्गत समुद्री तट का उदाहरण है। बताया गया था प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जो है ना ये रिया तट का उदाहरण है। क्वेश्चन था प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस प्रकार के तट का उदाहरण है? रिया तट का। एक और क्वेश्चन है लास्ट है इससे कि यूगोस्लाविया का जो तट है ये किस प्रकार के तट का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा डाल्मेशियन का। बताया गया था कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है किस महाद्वीप को कहा जाता है? कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट ये अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? 54। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। बताया गया था किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? ये उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। बताया गया था प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का यूरोप। ठीक है, मतलब 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को। अब बताया गया था द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। बताया गया था श्वेत महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? श्वेत अंटार्कटिका को कहा जाता है। सही है। बताया गया था ये मंगोलिया की मुद्रा का नाम क्या है? मंगोलिया और जैसे पहले मंगोल आक्रमण हुआ करता था ना भारत में, तो वहाँ से वो घोड़ा से आता था सब, तो तुगरुक करके तो याद रखिए तुगरिक होता है। मंगोलिया का मुद्रा क्या हो जाएगा? तुगरिक हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगा? ये उलान बटेर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटेर, मुद्रा तुगरिक हो जाएगा। बताया गया था मलेशिया का मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया का मुद्रा हो जाएगा रिंगगिट। मलेशिया का मुद्रा आपको हो जाएगा रिंगगिट है। और मलेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कुआलालंपुर। सही है, मलेशिया की राजधानी आपको कुआलालंपुर हो जाएगी। और मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र जो है आपको ये पुत्रजया है। ठीक है। बताया गया था एशिया महादेश के 3 वो जो देश है लेबनान, सीरिया और साइप्रस। लेबनान, सीरिया और साइप्रस, इसके मुद्रा का नाम क्या है? ये डॉलर है।
पाउंड। पाउंड। हाँ, इसके मुद्रा का नाम पाउंड है। बताया जाता है। ये लेबनान की राजधानी बताएगा। लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा। बेरूत। साइप्रस का निकोसिया हो जाएगा। ठीक। और सीरिया का तो दमिश्क होता है। ठीक। लेबनान, सीरिया, साइप्रस। लेबनान का बेरूत, सीरिया का दमिश्क और साइप्रस का निकोसिया होता है। और तीनों का मुद्रा अगर पूछे तो पाउंड होता है। पिछले क्लास में पढ़े थे कि केन्या का मुद्रा शिलिंग होता है। ठीक। बताया गया था तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो खयाबाब जो हिमनद है, इससे कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। पिछले क्लास में पढ़े थे कि ब्रह्मपुत्र नदी, उसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। वो कहाँ से निकलती है? वो च्योंगयोंग। ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमयुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। बताया था सिंधु की सहायक नदी मतलब बताइए कौन कौन सा होता है? 5 गो है मुख्य रूप से। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हो जाएगा। ठीक है ना। और सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये चिनाब नदी है। बताइए था कुछ नदियों का मतलब संगम पर जो प्रयाग बनता है उसके बारे में बताइएगा। जैसे अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदी है, इसके संगम पर जो का क्या कहलाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्र प्रयाग होता है। याद रखने के लिए रुद्र याद रखिएगा। अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग, से रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम, अलकनंदा और भागी, ये तो हो जाएगा देव प्रयाग। ऐसे देखिए भागीरथी में रथ आता है। पहले रथ मतलब देव भगवान लोग उस पर चलते थे रथ पे। तो अलकनंदा और आपको ये भागीरथी जो हो जाएगी ये देव प्रयाग हो जाएगा। बताया अलकनंदा और पिंडार का संगम, अलकनंदा और पिंडार का कर्ण प्रयाग हो जाएगा। और बताया था धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम, विष्णु प्रयाग। ठीक है। धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो संगम है आपको ये विष्णु प्रयाग कहलाता है। बताएगा तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन का जो विचार है ये सर्वप्रथम एम.एन. रॉय द्वारा कब दिया गया था? संविधान सभा के 1934 में दिया गया था। संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में दिया गया था। बताएगा तो उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? ये 22 जनवरी 1947 को किया गया। ये उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जबकि ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये संविधान सभा के समक्ष ये इसको उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया था। बताया राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय ध्वज को किया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 हो जाएगा। बताया था राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? ये तो 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को कहता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। बताया था संविधान सभा का जो प्रतीक था वो क्या था? संविधान सभा का प्रतीक ये हाथी था। बताया था संविधान सभा का जो मुख्य प्रारूपकार थे ये कौन थे? मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी थे। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार आपको हो जाएंगे एस.एन. मुखर्जी हो जाएगा। बताया था संविधान सभा के मूल प्रतियों को ये किस गैस में रखकर सुरक्षित रखा गया है? हीलियम गैस। सही है, हीलियम गैस हो जाएगा। बताया था संविधान सभा के कैमे अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी? 7वें अधिवेशन। ठीक है, 7वां अधिवेशन हो जाएगा। बताया था भारतीय संविधान जो है ये पूर्णतः हस्तलिखित है, इसे किसके द्वारा लिखा गया था? रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इसको लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। बताया था जबकि संविधान के पृष्ठ अर्थात हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य मतलब शांति निकेतन के किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? सजाने का कार्य ये थे कलाकार का नाम ये नंदलाल बोस थे। हम लोग के इधर एक पेंटर भी है नंदलाल, तो नंदलाल बोस हो जाएगा आपको, ये सजाने का कार्य किए थे। बताया था संविधान सभा में संविधान का जो प्रथम वाचन हुआ था ये कब हुआ था? संविधान सभा में संविधान का प्रथम ये 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 को। ठीक है। और संविधान सभा का जो दूसरा वाचन हुआ था ये 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ था और 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और तीसरा वाचन जो था ये 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था।
और लास्ट में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत कर लिया गया था। बताइए तो प्रारूप समिति का गठन जो है ये कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये अध्यक्ष सहित इसमें 7 लोग थे। बताइएगा तो इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? ये B.R. अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के जो मतलब अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे। और इसमें जो अन्य सदस्य थे जैसे N. गोपाला स्वामी अयंगर, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, K.M. मुंशी थे। ठीक है, आपको हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक है, और एक हो जाएगा आपको अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, N. गोपाला स्वामी। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, जैसे आपको पहले अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर, दूसरा हो जाएगा ये N. गोपाला स्वामी अयंगर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है ना, K.M. मुंशी हो जाएगा, पांचवी हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपको N. माधवराव, सातवां हो जाएगा T.T. कृष्णामाचारी थे, जिसमें N. माधवराव जो थे B.L. मित्र के इस्तीफा देने के बाद आए थे, जबकि T.T. कृष्णामाचारी किसके स्थान पर आए थे? ये D.P. खेतान का 1948 में मृत्यु हो गया था ना, तब आए थे और वो अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए थे ये B.L. मित्र। बताइएगा तो विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका के पास है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत। ठीक है, भारत का है। बताएगा तो कुछ कथन है उसके बारे में बताएगा तो ये किसका कथन है? जैसे संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? संविधान सभा कांग्रेस थी, ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन। ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है। बताएगा तो संविधान की प्रस्तावना जो है ना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसका कथन है? ठीक है, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है। आप बताइए तो प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह किसका कथन है? ये परिचय पत्र है, ये N.A. पालकी वाला का था। परिचय पत्र पालकी वाला N.A. पालकी वाला था। बताइएगा तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ही वास्तविक लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य है, यह कथन किसका है? ये B.R. अम्बेडकर का है। एक बार और सुन लीजिएगा, स्टेटमेंट ये है उनका कि जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ही वास्तविक लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य है, यह B.R. अम्बेडकर का कथन है। बताइएगा प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह किसका कथन है? भविष्य फल ये बोले थे, ये K.M. मुंशी का कथन है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में।